मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता लड़का देखने का। मामा जी, आप मेरी बात सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिए, और मम्मी को भी समझा दीजिए। तो नकती हुई मीत कमरे के अंदर जाने लगी। हाँ, तुम लड़के को नहीं देखोगी, लड़का आएगा तुम्हें देखने। मैंने जीजी से बात कर ली है, संडे का दिन तय रहा। मामा जी ने भी लहजा कड़क किया। बुला लीजिए, मैं भी देखती हूँ किसको दिखाएंगे। कहते हुए मीत ने दरवाजा बंद कर लिया। जी जी, बहुत बिगाड़ दिया आपने इसे, मामा जी खींचते हुए बोले। बिगाड़ा तो मैंने तुमको भी नीरज, मगर फिर सुधार भी दिया ना। ये भी सुधर जाएगी। पहले तो मुझे लड़के की डिटेल बताओ कि कौन है, क्या करता है। नीरजा यानी मीत की माँ ने साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहा। भाई बहन की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, और लंच दे दो, पापा के ऑफिस देते हुए जाऊंगी। मीत ने कमरे से बाहर निकलकर जूते पहनते हुए कहा। तुम रहने दो, गीत की म्यूजिक क्लास थी, वो लंच बनाकर ले भी गई। तुम सोती रहो और लड़ती रहो। माँ ने ताना देते हुए कहा। अब गीत की क्लास पहले है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मैं तो आपकी ताना क्लास अटेंड करके जा रही हूँ। और हाँ, शाम को मैं लेट ही आऊँगी। कनका की हल्दी है, खाना भी वहीं खाकर आऊँगी। मीत ने बैग उठाया और जाते जाते कहा। पता नहीं कब मैं तेरी हल्दी देख पाऊंगी। इसकी सहेलियों की शादी हो रही, बच्चे हो रहे, और इनकी पढ़ाई ही खत्म नहीं हो रही। डिग्री पे डिग्री जमा करके रखी है लड़की ने। माँ बड़बड़ाती रही। मीत और गीत दोनों ने कसम खा ली है हमें परेशान करने की, बहना। मैं तो कहता हूँ एक ही घर में लड़का देखकर एक ही मंडप पे दोनों की शादी कर दो। मामा जी ने चाय पीते हुए कहा। एक घर में शादी? यहाँ कब तूफान खड़ा करती हैं दोनों। वहां जाकर क्या करेंगी। नहीं नहीं, अलग अलग ही रहें, ज्यादा अच्छा है। तुम बातें मत करो, लड़के की फोटो भेजो मुझे। नीरजा यानी मीत की माँ ने अपने भाई और गीत के पिता नीरज से कहा। नीरजा और राघवेंद्र जी की इकलौती संतान मीत अब 28 साल की हो चुकी थी। वह पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट थी और शहर की नामी हॉस्पिटल में काम करती थी। नीरजा एक हाउसवाइफ थी और राघवेंद्र शहर के नामी टेक्सटाइल कंपनी में काम करते थे। सब माता पिता की तरह नीरजा और राघवेंद्र को भी अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही थी। पिछले 3 सालों से लगातार बिना रुके मीत के लिए लड़का देख रहे थे, मगर मीत हर बार शादी से इनकार कर देती। वजह था उसका अपने माता पिता की इकलौती संतान होना। मीत अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसे हमेशा यह डर लगता था कि उसके माता पिता उसके बिना अकेले रह जाएंगे। इसलिए शादी के नाम से ही उसे बुखार आने लगता था। इसलिए हर बार वह पढ़ाई का बहाना लगा देती। कभी कोई डिग्री तो कभी कोई डिग्री के लिए अप्लाई कर देती थी। लेकिन इस साल लगता था कि उसके घर वाले उसकी शादी करके ही रहेंगे, और इसमें सबसे अहम रोल निभा रहे थे उसके मामा जी नीरज। नीरज और राघवेंद्र जीजा साले ही नहीं, दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों का घर भी आमने सामने ही था। नीरज का एक बेटा था मुकुल, जो कि इस समय दिल्ली में जॉब कर रहा था, और एक बेटी थी गीत, जो अपने नाम के अनुसार संगीत से भरी थी। वह कॉलेज में म्यूजिक टीचर थी और अलग से छोटे बच्चों को भी सिखाती थी। परिवार दो परिवार नहीं, बल्कि एक परिवार था। मीत और गीत साथ साथ बड़ी हुई थी। मुकुल को मीत अपना सगा भाई और नीरजा अपना सगा बेटा ही मानती थी। इसलिए उसे खुद का बेटा न होने का कभी अफसोस नहीं हुआ। वह हमेशा कहती थी कि मुकुल की बहू उसकी सेवा करेगी आकर। इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों को जल्द से जल्द अच्छे घर में विदा कर देंगी। मीत की शादी से दूरी उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी, और अब इसका असर गीत पर भी पड़ने लगा था। गीत भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वह कुछ बड़ा करना चाहती थी, और उसने कह रखा था कि वह मीत की शादी के बाद ही शादी करेगी। जबकि दोनों में 2 महीने का अंतर था। मीत उससे 2 महीने बड़ी थी। मीत को अब डर सताने लगा था कि कहीं सचमुच इस साल उसकी शादी ना हो जाए। अपने डर को वह अपनी सहेली नंदिता से साझा करती है। नंदिता, इस बार तो मैं नहीं बचने वाली। अब तक तो पापा मम्मी ही पीछे पड़े थे, मगर इस बार गीत ने जो बाजी खेली है ना, उससे मैं हारती हुई नजर आ रही हूँ। गीत ने बोल दिया है जब तक मेरी शादी नहीं होगी वह शादी नहीं करेगी। इसलिए मामा जी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। अपनी हथेली को अपने माथे पर रखते हुए मीत ने कहा। चल, इस साल नहीं करेगी, अगले साल नहीं करेगी, उससे भी अगले साल नहीं करेगी,
फिर कब करेगी? कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। ऐसे कब तक बसती रहेगी? अगर तुझे कोई लड़का पसंद है, उसकी वजह से मना कर रही है, तो वह बता। आई थिंक अंकल आंटी तुझसे इतना परेशान हो चुके हैं कि अगर तुझे अदर कास्ट में भी कोई लड़का पसंद होगा तो भी वह तेरी शादी कर देंगे। हंसते हुए नंदिता ने कहा। तो मीत थोड़ा चिढ़ गई। तू मेरा यहाँ सपोर्ट करने आई है या मेरा मजाक उड़ाने आई है? भूल मत, तेरा हाथी जैसा शरीर मेमने जैसा मेरी बताई डाइट की वजह से हुआ है, वह भी आधी फीस पर। वरना तू जो यहाँ बैठकर मेरे साथ दांत निकाल रही है ना, मैं इसका भी चार्ज ले लेती हूँ। मीत ने अपनी खींच जाहिर की। अरे गुस्सा मत हो, मैं तेरे भले की ही बात कर रही हूँ। अरे यार, तू अब शादी भी कर ले। पता है तूने बहुत अच्छे अच्छे लड़के अपने हाथ से निकाल दिए हैं। और तू अंकल आंटी की क्यों टेंशन लेती है? मुकुल जी है ना, वह संभाल लेंगे। नंदिता ने कहा तो मीत ने भौं चढ़ाई। मुकुल भैया को मुकुल जी मत बोला कर। ऐसा लगता है कहाँ के महाराज की बात हो रही है। और वैसे भी मुकुल भाई तेरे से छोटे हैं तो नाम ले सकती है बिना जी लगाए। खुद को बड़ा यंग समझती है। 3 बार फेल हुई 10th में, तब तू मेरे साथ आई। वरना तू भाई से सीनियर थी। बड़ा आई शादी का ज्ञान देने वाली। खुद भी तो 31 की हो गई है, कब करेगी? मीत ने उल्टा सवाल नंदिता पर दाग दिया। मेरी कुंडली में मंगल दोष है और वह जब तक नहीं कटेगा मैं शादी नहीं कर सकती। और रही बात 31 का होने की, तो मैं अभी भी तुझसे तो यंग ही लगती हूँ। नंदिता ने बालों को झटकते हुए कहा। बस बस, ज़्यादा मत ओढ़। वैसे आज शाम को मैं भैया से बात करूंगी। कहूंगी कि अपनी छछूंदर बहन गीत को समझाए, वह शादी के लिए मान जाए, ताकि मेरे सर से बवाल हट जाए। सच बता रही हूँ, अगर ये गीत ने अपनी रट नहीं हटाई तो आज शाम को मैं इसे कूट दूंगी। मीत ने दांत पीसते हुए कहा। अब इतना गुस्सा मत कर, राशिफल पढ़ आज का तेरा। इसमें देख क्या लिखा हुआ है। अखबार के राशिफल वाले कॉलम को दिखाते हुए नंदिता ने कहा। तो मीत उसे पढ़ने लगी। जल्दीबाजी में निर्णय लेने से बचें, अपने क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा में सावधानी बरतें, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। व्यर्थ की बहस से बचें, विवाद को जितना हो सके उतना टालें। अप्रत्याशित घटनाएं जीवन में बड़ा बदलाव लाएंगी। पढ़ लिया बहन, अब गुस्सा मत करना। लास्ट टाइम याद है ना, राशिफल में लिखा हुआ था कि झगड़ा ना करें। और उसी दिन तेरा झगड़ा हुआ था कॉलेज में 2 लड़कों से। कितना बड़ा विवाद बन गया था। मैंने बोला था तब भी तू गुस्सा मत कर। अगर तू उस दिन गुस्सा नहीं करती ना, इतना पंगा नहीं होता। नंदिता ने पुरानी घटना को याद दिलाया। मेरा राशिफल मेरी शादी होने तक ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला। पता नहीं कौन सी अप्रत्याशित घटना होने वाली है मेरे साथ आज। अखबार को पटकते हुए मीत ने कहा। मीत को भले ही ये सब बकवास लग रहा था, लेकिन उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। शाम के 4 बज चुके थे। कनिका की हल्दी में जाना है या नहीं जाना है, या पूरा दिन बैठे बैठे डाइट चार्ट ही बनाती रहेगी? नंदिता ने घड़ी देखते हुए कहा। बस लास्ट रह गया है, तू 15 मिनट दे, मैं आती हूँ। मीत ने घड़ी देखते हुए कहा। अच्छे से तैयार होकर चलना, शायद कोई लड़का वहाँ मिल जाए और तुझे पसंद आ जाए और तू उसे पसंद आ जाए। ख्यालों में खोई हुई नंदिता ने कहा। मैं वहाँ हल्दी अटेंड करने जा रही हूँ। जीवनसाथी.com पर एंट्री नहीं कर रही हूँ। फंक्शन अटेंड करूँगी, खाना खाऊंगी और निकल आऊंगी। तुम्हें अगर लड़के देखने हैं तो बेशक देख लो, मंगल दोस्त काटने तक डेट करती रहना उसे। मीत ने कहा तो नंदिता मुंह बिचकाती हुई वहां से चली गई। मीत रिलैक्स हुई ही थी कि माँ का फोन आया और फोन उठाते ही वो बरस पड़ी। कितनी जिद्दी है तू मीत, तेरी जिद का असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है। माँ की आवाज में काफी झुंझलाहट थी। मीत समझ गई कि जरूर कोई ना कोई बात हुई है। अब क्या कर दिया मैंने? मीत ने गहरी सांस लेकर कहा। मुकुल के लिए एक अच्छी लड़की का रिश्ता आया था। अब कहता है कि शादी नहीं करूंगा जब तक मीत और गीत की शादी नहीं कर लेता। तुम बच्चे चाहते क्या हो? हम लोगों की ओर भी देखो। हम लोगों की उम्र बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तुम लोगों के भी। माँ गुस्से में कहती जा रही थी। माँ शांत हो जाओ, मैं शाम को आकर भाई से बात करूंगी। मीत ने कहा तो माँ और भड़क उठी। हाँ, मैं तो शांत बैठी रहूं? तेरा भाई वहां से शांत होने को कहता है और इधर से तू
तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? माँ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मीत कुछ कहने वाली थी कि उसे सुबह का राशिफल याद आ गया और वह चुप रह गई। माँ रिलैक्स, शाम को बात करूँगी। अभी मुझे फंक्शन में जाना है। आप अगर ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगी। मीत की आवाज़ सुन माँ थोड़ा शांत हुई। नीरजा की चिंता जायज़ थी और मीत का फैसला भी गलत नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे शादी नहीं करना चाहती थी। वह करना तो चाहती थी, मगर उसे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो उसके और उसके परिवार के बीच पुल का काम करे, जो उसके माँ बाप के लिए बेटा बन जाए। मगर अब तक उसका ऐसा किसी शख्स से मिलना नहीं हुआ था। इधर राघवेंद्र के ऑफिस में हलचल मची हुई थी। आज एक बहुत बड़े इन्वेस्टर से मीटिंग थी और मीटिंग का पूरा दारोमदार एक नवनियुक्त कर्मचारी समर्थ के कंधे पर था। इन्वेस्टर के आने का समय हो गया था। समर्थ जी को फोन करूं सर? राघवेंद्र ने भुवन राय सिंह से कहा। कोई कर्मचारी लेट आता है तो यह उसकी अपनी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। और समर तुम्हारा जूनियर है, उसे मालिक की तरह ट्रीट मत करो। तुम्हारे अंडर काम करता है। अगर वह लेट आता है या उसकी वजह से मीटिंग कैंसिल होती है या इस कंपनी को कोई भी नुकसान होता है तो एज ए सीनियर, एज ए मेंटर, तुम्हें पूरा हक है उसे लीगल नोटिस देने का। भुवन राय सिंह का लहजा बहुत सख्त था। आज उनका पहला दिन है। मेरे ख्याल से हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए चीज़ें समझने में। राघवेंद्र ने आग्रह के भाव से कहा। उसका इस ऑफिस में पहला दिन है, लेकिन जॉब पहले से कर रहा है। उसके वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से उसे यहाँ होना चाहिए था। राघवेंद्र जी, आप थोड़ी देर देखिए। अगर वह नहीं आते हैं तो आप किसी और को मीटिंग की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। भूमन राय सिंह लैपटॉप में अपना काम करने लगे। उनके इस सख्त लहजे को देखकर राघवेंद्र की आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। समर्थ जी जल्दी आइए, नहीं तो आज ही आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, राघवेंद्र ने मन ही मन कहा। उधर एक छोटे से चाय की टपरी पर खड़ा एक युवक, जिसकी उम्र 32 से 35 के बीच की होगी, साधारण सफ़ेद शर्ट, काली पैंट, एक हाथ में फाइल और दूसरे में कुल्हड़ और चेहरे पर हल्की मुस्कान। गेहुआ रंग और लंबा कद, देखने से वह कोई मॉडल लग रहा था। शायद किसी का इंतजार कर रहा था। चाय का पहला कुल्हड़ वह खत्म कर चुका था, लेकिन जिसका उसे इंतजार था शायद वह अभी तक नहीं आया था। और कभी घड़ी देखता और कभी सड़क की ओर। उसने एक और कप चाय ऑर्डर की और फिर फोन मिलाया। ओ मेरे ईद के चांद आजा, आना है या नहीं? बस बस बहाने मत बना। फोन से दूसरी ओर से आवाज आई। 2 मिनट दे, 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। शगुन की हल्दी मुझे दुल्हन के घर पहुंचानी है। अबे, ये काम तू कब से करने लगा? ये औरतों के काम छोड़ और जल्दी आ, मुझे ऑफिस भी निकलना है। अगर आज मैं लेट पहुंचा तो मेरा बॉस पक्का मुझे फायर कर देगा। युवक ने कहा तो फोन वाला भी हंस पड़ा। बहुत जिम्मेदारी से काम करने लगा। क्या वह लंबे बालों वाली लड़की मिल गई? नौकरी मिल गई है, छोकरी भी मिल जाएगी, तो परेशान मत हो। बहुत जल्दी तू मेरी शगुन की हल्दी किसी के घर तक पहुंचाएगा। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा तो फोन वाला लड़का आश्चर्य से बोल उठा। लगता है नाम पता ढूंढ लिया, या कोई और मिल गई। उड़ती नई नजर किसी और की तरफ, एक शख्स का दीदार मुझे इतना पाबंद कर गया। युवक इन पंक्तियों के साथ मुस्कुरा उठा। लगता है भूत उतरा नहीं है। दूसरा युवक हंसा। ना उतरा है ना उतरेगा। वह युवक यानी कि समर्थ मुस्कुराने लगा। आता हूँ, मैं सुनता हूँ तेरा हाल दिल। दूसरा युवक यानी युग ने हंसते हुए कहा और फोन काट दिया। समर्थ चाय पी रहा था कि उसकी निगाह घड़ी पर गई। 5 बज चुके थे। इन्वेस्टर का आने का टाइम हो चुका था। ओह नो, युग के चक्कर में आज मेरी बैंड बज जाएगी। इन्वेस्टर का आने का टाइम हो गया है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी पहले दिन ही चली जाएगी। हे भगवान बचा ले, कहते हुए जल्दी से समर्थ ने टपरी वाले को पैसे दिए और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। बाइक चलाते हुए उसने युग को फ़ोन लगाया। अबे तू हल्दी मेहंदी शादी सगाई सारे फंक्शन अटेंड कर, मेरा टाइम हो गया। मैं निकल रहा हूँ ऑफिस। अब कल मिलते हैं 3 बजे। समर्थ बहुत जल्दीबाजी में था। उसने फ़ोन को अपनी गर्दन और कान के बीच में सटाया हुआ था। उसका ध्यान कुछ सेकंड के लिए ड्राइविंग से हटा और वहीं उसके साथ हादसा हो गया। बाइक अपना संतुलन खो बैठी और सामने खड़े ऑटो से टकराने वाली थी।
समर्थ ने बचाने की पूरी कोशिश की और इस कोशिश में बाइक का एक हिस्सा ऑटो में बैठने जा रही उस युवती से टकरा गया, जिससे वह युवती ऑटो से बाहर सड़क पर गिर गई। समर्थ का कलेजा मुंह को आ गया। गिरने वाली वह युवती कोई और नहीं बल्कि मीत थी। मीत को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। उसके मन में आया कि वह अभी उठे और उस लड़के का कॉलर पकड़कर चौराहे पर घसीट दे, मगर उसे सुबह का राशिफल याद आ गया। उसे आज किसी से झगड़ा नहीं करना था। यही सोच वह चुप रह गई। समर्थ भी पूरी तरह से घबराया हुआ था। सॉरी सॉरी मैम, रियली सॉरी, बैलेंस बिगड़ गया, आपको लगी तो नहीं? समर्थ मदद को आगे बढ़ा तो भीड़ उसकी ओर बढ़ने लगी। वह समझ गया आज उसकी अच्छी खासी खुशामद होगी। अंधा है क्या बे? एक बाइक वाला बोला। मैडम, आप ठीक तो है ना? ज़्यादा लगी तो नहीं आपको? ए, इसकी बाइक खड़ी कराओ, चाबी छीनो इसकी, हवाबाजी निकालते हैं इसकी। ऑटो वाला पूरे रुआब में था। वहाँ मौजूद हर कोई कुछ न कुछ कहने लगा। कोई पुलिस वाला बुलाने की बात कहता, तो कोई उसे पकड़कर बैठाने की बात कहता, तो कोई हर जाने की बात करता। समर समझ चुका था कि आज उसका यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गलती उसी की थी और गलती से चोट लगी भी किसको? एक लड़की को। पंगा होना तय था। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, बैलेंस बिगड़ गया था। मैडम का जो भी नुकसान हुआ है, जितनी भी चोट लगी है, मैं उसका हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। समर्थ ने अपनी बात रखते हुए मीत की ओर देखा। उसकी खा जाने वाली आंखें उसकी मनोदशा बयान कर रही थीं, लेकिन वह चुप थी। सुबह राशिफल नहीं पड़ा होता ना बेटा, तो आज मैं तुझे काशीफल की तरह काट देती। लेकिन इस समय झगड़ा करना मुझे भी सही नहीं लग रहा। मीत मनी मन बुदबुदाई। मैडम, आप हॉस्पिटल चलिए, अगर आपको लगी हो तो। मुझे बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मैम प्लीज़ मैम। समर्थ ने अपनी बात रखी तो मीत का ध्यान अपने ऊपर गया। ऐसी कोई खास चोट तो उसे दिख नहीं रही थी। हाँ, उसके कपड़े जरूर पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। अपने गंदे कपड़ों को देखकर मीत का पारा चढ़ रहा था। उसे कनिका की हल्दी में जाना था। उसके कपड़े पूरी तरह से खराब हो चुके थे। वहां मौजूद हर शख्स ने अपना हाथ रोक रखा था। वह सभी मीत के रिएक्शन के इंतजार में थे। वह जरा सा कुछ कहती और समर्थ की अच्छी खासी मेहमान नवाजी हो जाती, और इस बात को मीत और समर्थ दोनों अच्छी तरह से समझ रहे थे। मीत का चेहरा देख समर्थ को मामला शांत होने की उम्मीद कमी थी, या यूं कहो ना के बराबर थी। और तब मीत ने कहा, कोई बात नहीं, आपने जानबूझकर नहीं किया। कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। इट्स ओके सर, मुझे चोट नहीं लगी है। आगे बाइक ध्यान से चलाइए। मीत के सब और चेहरे के एक्सप्रेशन आपस में मेल नहीं खा रहे थे। वह जिन खा जाने वाली नजरों से समर्थ को ये सब कह रही थी, वह बहुत चौंकाने वाला था। अब तक तो समर्थ अपने पिटने के बाद की तस्वीर भी इमेजिन कर चुका था। मीत की बात सुनकर एक दो लोगों ने कुछ कहना भी चाहा, तो मीत ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। आपके कपड़े? मीत के गंदे कपड़े देख समर्थ ने सब चाहते हुए कहा। इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। मीत ने हाथों से धूल झाड़ते हुए कहा। दादा, आगे चौराहे तक छोड़ दीजिए, मीत ने ऑटो वाले से कहा। मीत को जाता देख समर्थ हैरान था कि आखिर उसने कहा क्यों नहीं। मीत रास्ते भर बड़बड़ाती रही कि उसकी वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो गए। समर्थ ने अपनी बाइक को अच्छे से चेक किया। इतनी देर में उसका फोन बज उठा। आ रहा, आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। बस 10 मिनट का टाइम दो, इन्वेस्टर को इधर उधर टहलाओ, इतनी देर में मैं पहुंच जाऊंगा और आकर बताऊंगा कि मैं इतना लेट क्यों हो रहा हूँ। समर्थ ने फोन काटा और बाइक लेकर निकल पड़ा। समर्थ के कपड़े गंदे हो चुके थे। इन्वेस्टर आ चुके थे। वह समझ चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है इस ऑफिस में। राघवेंद्र ने उसे रोका। बहुत लेट हो गए हो बेटा, और ये कपड़े कैसे गंदे हो गए? सर का गुस्सा तो तुम जानते हो। तुमको ऐसे देखकर वो पक्का तुमको निकाल देंगे। लंबी कहानी है अंकल, बाद में सुनाऊंगा। पहले ये बताइए मीटिंग का क्या सीन है? समर्थ ने जल्दीबाजी में कहा। मीटिंग शुरू हो गई है और उसकी जिम्मेदारी ऋषि के हाथ में है। अगर ये डील क्रैक होती है तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा, और सर तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम अच्छे से जानते हो। राघवेंद्र ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अंकल, आप ही मेरी सिफारिश करो,
सर को मनाओ। प्लीज़ प्लीज़ अंकल, समर्थ ने रिक्वेस्ट की। मैं बात करता हूँ सर से, एक बार मीटिंग सक्सेसफुली एंड होने दो। तब तक तुम अपने देर से आने की एक अच्छी सी कहानी तैयार करके रखो। राघवेंद्र समर्थ को आश्वासन देते हुए अंदर चले गए। समर्थ समझ चुका था इस डील के साथ साथ यह नौकरी भी उसके हाथ से जाने वाली है। तभी युग का फोन आया और समर्थ उस पर बरसने लगा। अब तेरे चक्कर में आज मेरी बैंड बज गई। हाँ बच्चू, तेरा बैंड मैं ही बजवाऊंगा। युग हंसा। अबे हंस मत, आज बाल बाल बचा। उस लड़की ने बचा लिया, नहीं तो आज धुलाई हो ही गई होती। अपने गंदे कपड़ों को देखते हुए समर्थ ने कहा। कौन सी लड़की? वही तेरी सीक्रेट शहजादी। युग ने चुटकी ली। जिस दिन वह मिल जाएगी ना बेटा, मैं जमीन से 1 इंच ऊपर चलने लगूंगा। फिलहाल वह नहीं, दूसरी लड़की मिली थी। समर्थ ने एक्सीडेंट वाली पूरी बात बताई। पता नहीं ईश्वर का कौन सा करम रहा मेरे ऊपर जो बच गया। हालांकि उसके एक्सप्रेशन से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मुझे माफ करने की या छोड़ देने के मूड में है। समर्थ सोच में था। अबे तुझे खुशी है या अफसोस है? समझ में नहीं आ रहा मुझे। युग फिर हंसा। समर्थ आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही प्यून ने उसे कहा कि बड़े सर उसे बुला रहे हैं। अब तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अबे बाद में बात करता हूँ, एक पनौती से बचा तो दूसरी पनौती मेरे पीछे लगी हुई है। अगर आज नौकरी बच गई तो शाम को पार्टी करते हैं। कहते हुए समर्थ ने फोन काट दिया और बॉस के केबिन की ओर चल पड़ा। समर्थ जब अंदर पहुंचा तो वहां राघवेंद्र और उसके बॉस भुवन सर दोनों बैठे हुए थे। ऑफिस के अंदर का माहौल काफी संजीदा लग रहा था। आई एम सॉरी सर, एक छोटा सा हादसा हो गया था, इस वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। समर्थ ने अपनी बात रखी तो भुवन सिंह ने बिना उसकी ओर देखे एक लेटर राघवेंद्र के हाथ में थमा दिया और कहा। राघवेंद्र जी, आप अपने ट्रेनी को यह लेटर थमा दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि अब उन्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक्सक्यूज़ देने के लिए आपको यहाँ का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। आज से ये इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। आप अपना प्रोफाइल और बहाने लेकर कहीं भी जा सकते हैं। यू आर डिसमिस। सर प्लीज़ सर, ऐसा मत कीजिए। ये मेरी पहली गलती है और आखिरी भी। इसके बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगा। समर्थ ने रिक्वेस्ट की। आप अब जा सकते हैं। भुवन सिंह जी ने बाहर का रास्ता दिखाते हुए समर्थ से कहा। सर, एक बार आप इनकी बात सुन लीजिए। लड़का बहुत मेहनती है, बहुत होशियार भी है। अब एक बार बात तो सुन लीजिए। राघवेंद्र जी ने समर्थ की तरफदारी करते हुए कहा। इतनी बड़ी कंपनी मैंने सिफारिश और बहानों पर खड़ी नहीं की है। इसके लिए मैंने मेहनत की है, समय का पालन किया है, और जिसे समय की अहमियत नहीं पता है, मैं उसे काम पर नहीं रख सकता, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आप तो मेरे साथ पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, आपको तो अच्छे से पता होगा। भुवन सिंह का लहजा अभी भी सख्त था। मैं आपको जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। आपने टैलेंट की कदर हमेशा की है और इस लड़के में वाकई में बहुत टैलेंट है। इसे एक मौका तो दीजिए, मेरे कहने पर प्लीज सर। राघवेंद्र अभी भी समर्थ का पक्ष ले रहे थे। आपको नहीं लगता आप इस लड़के की कुछ ज्यादा ही तरफदारी कर रहे हैं? भुवन सिंह ने राघवेंद्र की तरफ तिरछी निगाहों से देखा। सर, मेहनत इस लड़के के खून में है। मैं इसे इसके पिता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उस नाते कह रहा हूँ, आप इसे एक मौका और दीजिए। इस बार भी ये फेल होता है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप इसे निकाल दीजिएगा। राघवेंद्र ने समर्थ के पक्ष में एक और बात रखते हुए कहा। यह मौका तुम्हारे लिए मैं इसे दे रहा हूँ, लेकिन इस बार भी ये फेल हुआ तो डिमोशन मैं आपका भी कर दूंगा। कहते हुए भुवन सिंह ने गुस्से में समर्थ की ओर देखा। समर्थ कृतज्ञता की भावना से राघवेंद्र की ओर देख रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समर्थ ने भुवन सिंह को धन्यवाद कहा। सॉरी और थैंक यू इस ऑफिस की वर्ड लिस्ट में नहीं है। यहाँ सिर्फ एक शब्द का ही मतलब सभी को पता होना चाहिए, और वह है डेडिकेशन। राघवेंद्र की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसके कहने पर मैं तुम्हें रख रहा हूँ, लेकिन मेरी निगाह हमेशा तुम पर रहेगी। तुम्हारी एक गलती और तुम इस ऑफिस से बाहर। कहते हुए भुवन सिंह अपना काम करने लगे। राघवेंद्र और समर्थ दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आए। समर्थ ने बाहर आते ही राघवेंद्र को गले से लगा लिया। थैंक यू अंकल एंजल, आपने मुझे बचा लिया, वरना आप तो जानते थे बॉस मुझे कभी नौकरी पर नहीं रखते। बस बस, आप ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे साथ साथ
मेरी भी इज्जत दांव पर लगी है। अब इसका थोड़ा ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। ऑल दी बेस्ट समर्थ बाबा। राघवेंद्र मुस्कुराए। ओनली समर्थ। नो समर्थ बाबा, मैं आपका जूनियर हूँ, था और हमेशा रहूंगा। समर्थ मुस्कुराया। उधर मीत वही गंदे कपड़े लेकर कनिका की हल्दी में पहुंची। नंदिता और कनिका उसे देखकर चौंक गईं, तो मीत ने उन्हें पूरी बात बताई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तूने उस लड़के को जाने कैसे दिया। उसने तेरा ये हाल कर दिया और तूने उसे चुपचाप जाने दिया। तो तू इतनी वाली कब से हो गई? नंदिता ने मीत को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मुझे तो उसे जिंदा छोड़ देने का बिल्कुल मन नहीं था। तेरे उस राशि फल ने ना मेरे हाथ बांध दिए, वरना वह लड़का ना। मीत ने दांत पीसे। वैसे दिखने में कैसा था? हैंडसम था। कनिका ने चुटकी ली। नमूना था, नमूना। मीत ने गुस्से में कहा। मुझे तो फिलहाल तू नमूना लग रही है। जाकर कपड़े बदल। ऐसा लग रहा है कीचड़ में लोट लगा के आई है। कनिका ने कहा। मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मीत ने मुंह बनाया। अरे तू मेरा कुछ पहन ले। कनिका ने सलाह दी। नहीं, मैं इसी में ठीक हूँ। थोड़ा पानी से साफ कर लूंगी, साफ हो जाएगा। मीत ने मिट्टी झाड़ते हुए कहा। तू जानती तो है इसे। ये किसी के कपड़े नहीं पहन सकती ना, और ना ही किसी की कोई चीज ले सकती है। तो क्यों पूछ रही है? नंदिता ने मुंह बनाया। अब क्या करूं, बचपन से आदत है। मैं किसी का कुछ नहीं ले सकती। अब तुम लोग बैठो, मैं बाथरूम से ये सब साफ करके आती हूँ। मीत ने कहा। अंदर वाले में मत जाना, वहां थोड़ा काम चल रहा है। बाहर वाले में चली जा, वह साफ है। और जरा जल्दी आना। लड़के वालों की तरफ से हल्दी आ रही होगी। फंक्शन शुरू ही होने वाला है। कनिका ने कहा तो मीत अपने कपड़ों की मिट्टी झाड़ती हुई बाहर की ओर चली गई। मीत का पूरा ध्यान अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी पर था। वह बड़बड़ाती हुई जा रही थी। पता नहीं किस उल्लू से पाला पड़ गया। सुबह सुबह उसका मुंह देख लिया। मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। नया सूट खराब कर दिया मेरा। इस पर से तो दाग जाने वाले भी नहीं। मेरा बस चलता तो उसे वहीं उठाकर फेंक देती। मीत अपनी धुन में बढ़ती हुई जा रही थी कि उसकी टक्कर एक शख्स से हुई। उस शख्स ने हाथ में कुछ गिफ्ट और फ्लावर पकड़े हुए थे। मीत से टक्कर होने की वजह से वह सारे गिफ्ट और फ्लावर वहीं गिर गए। मीत भी अपना बैलेंस खो बैठी और गिर गई। मीत ने गुस्से में उस शख्स की ओर देखा। पीले कुर्ते में शख्स कोई और नहीं, युग था, समर्थ का दोस्त युग। अपनी धुन में बढ़ती जाती मीत टकरा जाती है युग से। युग के हाथ से सामान और मीत खुद गिर जाती है। अरे अंधे हो क्या, दिन में भी दिखाई नहीं देता? मीत चिड़चिड़ा गई। यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता था, मगर सभ्यता नाम की भी चीज होती है। शादी का घर है, लोग तो हड़बड़ी में रहते हैं, खासकर नौकर लोग। युग ने जानबूझकर मीत को और चिढ़ाया। ओह, तो तुम सच में अंधे हो? तुम्हें मैं नौकर लग रही हूँ? मीत गुस्से में उठते हुए बोली। देखो, काम से बचने के बहाने मत ढूंढो। ये सब तुमने फैलाया है और तुम ही इसको ठीक करोगी। युग ने एक और तीली लगाई। देखो, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मीत ने जैसे उसे उंगली दिखाई, दूर खड़ी कनिका की बहन गीतांजलि दीदी ने ये सब देख लिया और वह दौड़ती हुई वहां आई। अरे युग जी, आप, नमस्ते। आइए, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। आप अकेले आए हैं? बाकी सब लोग कहाँ हैं? गीतांजलि दीदी ने आते ही युग का स्वागत किया। चरण स्पर्श दीदी। और भी लोग आए हैं। वह बस गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं। आई एम सॉरी, हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे आने में। मैं भाई का आउटफिट लेने चला गया था, हल्दी का, इसलिए। युग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, आप टाइम पर आए हैं। मीत से। मीत बेटा, जल्दी से इन लोग को हॉल में ले जाओ। मैं अभी 10 मिनट के लिए वसुंधरा चाची के यहाँ जाकर आती हूँ। थोड़ा सामान उनके यहाँ रखा हुआ है, उठाकर लाना है। गीतांजलि दीदी ने मीत से अनुरोध किया। मैं दीदी। मीत इतना ही कह पाई कि गीतांजलि दीदी ने युग का परिचय कराया। अरे मैं तुझे बताना भूल गई, ये युग है, वेद के चचेरे भाई, यानी कि अपनी कनिका के होने वाले देवर जी। और युग, ये मीत है, कनिका की बेस्ट फ्रेंड। युग का परिचय जानते ही मीत ने अपना गुस्सा दबा लिया और उसने अपने चेहरे पर झूठी हंसी हंसते हुए कहा। ओह, आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। मैंने देख नहीं पाया था आपको। युग ने भी बनावटी होते हुए कहा। आई एम सॉरी टू। आपके कपड़े काफी गंदे थे, तो मुझे लगा आप नौकर हैं यहाँ की। वैसे लगी तो नहीं आपको? जी नहीं, ज्यादा नहीं लगी। मीत ने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा।
मुझे लगता है आपकी कलाई में थोड़ा लग गया है। कोई नहीं, मैं हल्दी लाया हूँ कनिका भाभी के लिए। उसमें थोड़ी आप अपनी कलाई पर लगा देना, तो आपकी मोच निकल जाएगी। युग ने हंसी दबाते हुए कहा। जी नहीं, मैं इतनी नाजुक नहीं हूँ। मीत ने दांत पीसे और इतने में कनिका के ससुराल से और भी लोग हल्दी लेकर आ गए। मीत जानबूझकर युग के पैर पर अपना सैंडल रखकर निकल गई। आउच! युग के मुंह से निकला। ओह, आई एम सॉरी, मैंने देख नहीं पाया। अगर आपके पैर पर लग गई हो तो जो हल्दी आप लाए हैं थोड़ी सी अपने पैर पर लगा लेना। कहते हुए मीत बाकी सबका स्वागत करने लगी। हल्दी तो नहीं बेटा, लेकिन मिर्ची जरूर लगेगी। पूरी शादी में तुमसे नाचना नचवाया तो मेरा नाम भी युग नहीं। युग मनी मन बड़बड़ाया। इस छोटी सी मुलाकात में मीत और युग दोनों ही एक दूसरे से चिढ़ गए थे। आज सुबह से मुझे नमूने मिलकर रह गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि करूं तो क्या करूं। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि वह दोनों लड़के एक साथ मिल जाएं तो दोनों का सर फोड़ दूं। मीत बड़बड़ाती रही। तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है? अरे वे लड़के वाले हैं। नंदिता इतना ही कह पाई कि मीत और भड़क गई। लड़के वाले हैं तो क्या मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगे? किस एंगल से मैं नौकर लग रही हूँ? अरे माना मेरे कपड़े गंदे थे, मगर नौकर तो नहीं लग रही थी मैं। खुद की शक्ल देखी है उसने। ऐसा लग रहा है कि होली और दिवाली साल में 2 ही बार नहाता है, और इस साल वह दोनों त्योहार भी स्किप कर गया। अरे रानी दुर्गावती, मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। वह लड़के वाले हैं, शादी के हर फंक्शन में मिलेंगे। कोई ना कोई तरीका निकाल देंगे उन्हें सबक सिखाने का। आज हल्दी है, कल मेहंदी होगी। पक्का यही मेहंदी देने आएगा। कुछ ना कुछ करते हैं इसका। और वैसे भी हम तो साल ही लगते हैं। अरे तो सारे कांड रस्मों में चल जाएंगे। नंदिता ने ठहाका लगाया। मैं साली हूँ सिर्फ बेच जीजा जी की। इस युग से तो मेरा युगों युगों तक कोई रिश्ता नहीं होगा। मीत ने मुंह बनाया। इधर मीत का पारा चढ़ा हुआ था, उधर युग का। मैं अपनी भड़ास समर्थ में निकाल रहा था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उस लड़की में किस बात का इतना एटीट्यूड था। मेरे पैर पर सैंडल रखकर निकल गई, वह भी जानबूझकर। अरे कोई ना, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? शुरुआत तो तूने ही की थी उसे नौकर बोलने की। समर्थ हंसा। जब से तुझे वह एक भली लड़की क्या मिल गई जिसका तूने एक्सीडेंट किया था, तब से तेरा नजरिया ही बदल गया लड़कियों को लेकर। तुझे तो सारी लड़कियां भली नजर आने लगी। याद कर मेरे दोस्त, बचपन से इन लड़कियों ने हम पर कितना जुल्म किया है। बस कर योद्धा, थोड़ा सोच कर। हाँ यार, वह लड़की थी तो बहुत भली। मैं तो जल्दीबाजी में यह भी नहीं पता कर पाया कि उसकी कितनी चोट लगी होगी। होप सो उसे ज्यादा ना लगी हो। समर तो उस घटना को याद करने लगा। एक तो तेरी जिंदगी में इतनी अजनबी लड़कियां हैं कि मैं क्या ही बताऊं। एक वह तुम्हारी सीक्रेट शहजादी जिसका तुझे नाम पता कुछ भी नहीं पता और दिल दिए बैठा, और एक टूटी फूटी मोहतरमा जिसको तुम तोड़ आए और नाम भी नहीं पूछा। युग ने चुटकी ली। हाँ, मैं वहां उसका नाम पूछता तो जूते चप्पल सब बजने लगते मुझ पर। समर्थ हंसा। ये सब बातें छोड़ और तैयारी कर ले, कल मेहंदी लेकर चलना है कनिका भाभी के घर। उसकी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाता हूँ तुझे। हथेलियां मलते हुए युग ने कहा। मैं सीधा शादी में आऊंगा। तू जा मेहंदी लेकर। मुझे सैंडल नहीं खानी। समर्थ फिर हंसा। चलना यार, वेद नाराज हो जाएगा यार। मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकालने पर तुला हुआ है। वह तो राघवेंद्र अंकल की भलाई की वजह से मैं टिका हुआ हूँ, वरना कब का निकल गया होता। कल सैंपल टेस्ट होना है, फैब्रिक का फैक्ट्री जाना है, बिजी रहूंगा। समर्थ ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। अरे यार, क्यों इतना नाटक करता है? तुम्हारा बॉस और तुम्हें निकालेगा। अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो। युग आगे कुछ कह पाता, समर्थ ने उसे रोक दिया। जानता है तो जानकारी अपने तक रख। चल वे नौटंकीबाज। लड़कियों को देखकर मैदान छोड़कर भाग गया। अब इस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पर है। चश्मा लगाते हुए युग ने कहा। ऑल दी बेस्ट। कल मुझे बताना मेहंदी में क्या हुआ। फिर इस टाइम आऊंगा चाय पीने के लिए। ओके, बाय। समर्थ हंसता हुआ चला गया। उस 3 इंच के नुकीले सैंडल का बदला जरूर लूंगा तुझसे, नौकरानी टाइप लड़की। युग मी से उलझने का प्लान बना चुका था। आज कनिका की मेहंदी थी। अस्पताल से जल्दी आकर मीत और नंदिता दोनों वहां पहुंच चुकी थी। पंगा मैं शुरू नहीं करूंगी। अगर उस लड़के ने कोई भी खुरापात की तो फिर मैं अपना दांव जरूर चलूंगी।
लेकिन कनिका को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना कि हमने उसे अपने प्लान बी का मोहरा बनाया है। मीत हंसी। प्लान बी तो मुझे पता है, मगर प्लान ए क्या है? नंदिता ने सिर खुजाते हुए कहा। प्लान ए यह है कि हम कोई खुरापात नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले बंदे के सामने ऐसा रिएक्ट करेंगे कि जैसे हमने कोई तगड़ी प्लानिंग की हो। हंसते हुए मीत ने कहा। हमारा प्लान बी मिठाई का डिब्बा है कहाँ? नंदिता ने कहा। हमारी बन्नों की सहेली के पास। शरारती अंदाज में हंसते हुए मीत ने कहा। उधर युग भी कनिका के घर आने की तैयारी कर चुका था। आने से पहले वह समर से डिस्कस कर रहा था। मैं तुझे पल पल की अपडेट देता रहूँगा। मैं इस बार कुछ ऐसा करूँगा कि किसी को शक भी ना हो कि सब मैंने किया है। मैं तुझे समझा रहा हूँ, बिना बात के पंगा मत ले। समर्थ ने फिर समझाया। कोई आइडिया देना है तो दे, ज्ञान मत दे। युग चिढ़ते हुए बोला। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। हाँ, बस इतना याद रखना कि वहाँ वह लड़कियाँ कुछ भी खाने पीने को दें तो कुछ मत खाना। छोटे बच्चों से तो कोई चीज़ लेना ही मत। वो पक्का खाने में कुछ ना कुछ तो खुराफात कर देंगे। कोई बॉक्स मत खोलना। पानी से थोड़ा दूर रहना। समर्थ युग को सलाह देने लगा। अरे यार, मत डरा। बस तू एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं कॉल करूँ तो मेरा कॉल पिक कर लेना। फिलहाल सब लोग आ गए हैं, मैं निकलता हूँ। वहाँ पहुँचकर बात करता हूँ। युग ने फ़ोन रखा और सब लोगों के साथ कनिका के घर के लिए निकल गया। युग बेहद चौकन्ना था। समर्थ की बात उसे सही लग रही थी कि किसी से भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेने वाला था। उसके घर वाले जो खाना खा रहे थे वह उसी में टेस्ट कर लेता, लेकिन अपने लिए अलग से कुछ भी नहीं परोसता। उसकी इन हरकतों को नंदिता और मीत दोनों ही नोटिस कर रही थीं और दोनों एक दूसरे को देख देख कर हंस रही थीं। उनका हंसना देख युग को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसे ख्याल आया, उसकी जेब में च्युइंगम पड़ी है। उसने धीरे से जेब से च्युइंगम को निकाला और अपनी हथेली में छुपा लिया। और जहाँ मीत बैठी हुई थी, माँ धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह इस च्युइंगम को मीत के दुपट्टे में लगाना चाहता था ताकि उसकी ड्रेस खराब हो जाए, लेकिन उसके हाथ में च्युइंगम को नंदिता ने देख लिया। वह फौरन मीत के पास पहुंची। मीत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताई जी तुम्हें बुला रही हैं। और युग जी, आपको कनिका बुला रही है। बोल रही है कि कुछ मिठाई वगैरह मंगाई थी उसने, नंदिता ने आकर कहा। युग हड़बड़ा गया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी में च्युइंगम दबा लिया। हाँ सॉरी, भूल गया। वेद भाई साहब ने भोलू राम हलवाई की मेवा बाटी का डिब्बा दिया था। बताया था भाभी का फेवरेट है। मैं देना ही भूल गया। मैं अभी देकर आता हूँ। युग तुरंत वहां से निकला। मीत हैरान रह गई। उसने नंदिता से पूछा, मिठाई का डिब्बा? तूने प्लान बी क्यों एक्टिव कर दिया? हमने प्रॉमिस किया था ना, जब तक सामने से कोई खुरापात नहीं होगी हम प्लान बी एक्टिव नहीं करेंगे। पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है। उसके हाथ में च्युइंगम थी तो दुपट्टे में चिपका रहा था। वह तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। नंदिता का इतना बताते ही मीत का पारा चढ़ गया। अच्छा, इसकी ये हिम्मत है। अभी मजा चखाती हूँ इसे। हमारा वाला डिब्बा कहाँ है? मीत गुस्से में बोली। वह तो मेरे पास है। अब जल्दी से इस डिब्बे को उससे एक्सचेंज कर दो। नंदिता ने बात को आगे बढ़ाया। मीत और नंदिता अपने प्लान बी के तहत कनिका के पास पहुंची। वहां युग हाथ में छोटा सा मिठाई का डिब्बा लिए खड़ा था। भाभी जी, भैया जी ने स्पेशल आपके लिए भिजवाया है। बता रहे थे कि आपने स्पेशल इस मिठाई की डिमांड की है उनसे। युग ने डिब्बा हाथ में देते हुए कहा। यह मेवावटी मेरी और वेद की फेवरेट मिठाई है। जब हम पहली बार मिले थे तो वेद ने मुझे यही मिठाई खिलाई थी। मैंने सोचा अपने स्पेशल दिन की शुरुआत भी मैं इसी मिठाई से करूंगी। डिब्बा हाथ में लेते हुए कनिका ने कहा। जैसे ही कनिका ने डिब्बा हाथ में लिया, नंदिता युग और कनिका के बीच आकर खड़ी हो गई। अरे वाह, मिठाई सिर्फ भाभी जी के लिए और हम लोगों के लिए कुछ नहीं? यह तो गलत बात है, नंदिता ने मजाकिया अंदाज में कहा। इतने में मीत ने कनिका के हाथ से डिब्बा लिया और बिना किसी को भी पता चले युग का दिया डिब्बा अपने पास लाए डिब्बे से बदल दिया। इस बात का आभास कनिका को भी नहीं हुआ। मीत ने वह डिब्बा खोलकर कनिका के हाथ में पकड़ा दिया। कनिका, गलत बात है। अब हम सब तुम्हारा परिवार हैं, वह भी तुम्हारा परिवार है। मिठाई तो सब में बंटनी चाहिए। मीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, क्यों नहीं, सबको खिलाऊंगी। ऐसा कीजिए युग जी, पहले आप ही खाइए। एक पीस हाथ में लेते हुए कनिका ने कहा।
तो युग भी सोचने लगा। समर्थ ने मना किया था कि वहां से कुछ भी मत खाना पीना, खतरा हो सकता है। और इस मिठाई में क्या खतरा, यह तो मैं खुद ही लेकर आया हूँ और भाभी खिला रही हैं तो खा लेता हूँ। अगर नहीं खाऊंगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। यह सोचते हुए युग ने मिठाई का पीस अपने हाथ में लेना चाहा, मगर कनिका ने मजाक ही मजाक में वह पूरा पीस युग के मुंह में रख दिया। ये देखते ही नंदिता और मीत ने एक दूसरे को विजयी मुस्कान के साथ देखा। नंदिता का इशारा पाते ही तुरंत मीत ने वह डिब्बा दोबारा बदल दिया। मिठाई का वह पीस युग के मुंह में जाते ही उसका रोम रोम कांप गया। उस मिठाई में मिर्ची भरी हुई थी। युग चीखना चाहता था, लेकिन वहां सबको देख चुप रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मिठाई में इतनी मिर्ची तो आई कैसे, क्योंकि मिठाई वह खुद लाया था। उसने देखा कि कनिका उस डिब्बे से सभी को मिठाई खिला रही है और सभी बहुत आराम से खा रहे हैं। युग जी, एक पीस और ले लीजिए। कनिका जैसे ही आगे बढ़ी, युग ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और बहुत मुश्किल से बोला, नहीं भाभी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए युग तेजी से फंक्शन हॉल से बाहर निकल गया। उसे भागता देख नंदिता और मीत हंसे जा रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया वहां क्या हो गया। दरअसल नंदिता और मीत ने कनिका को आइडिया दिया कि आज वे वही मिठाई मंगवाए जो अक्सर वेद उसे खिलाता था। उन दोनों को पता था कि वेद हमेशा कनिका के लिए भोलूराम हलवाई की मेवावटी लाता था। बस फिर क्या था, दोनों भोलूराम हलवाई से पहले से ही मिठाई लाकर रख दी और उसमें मेवे की जगह मिर्ची भर दी और मौका पाते ही युग के डिब्बे को बदल दिया। और उसके इस प्लान का कनिका को भी पता नहीं चला। मिर्ची वाली मिठाई खाकर युग का हाल बेहाल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तुरंत समर्थ को फोन लगाया। पता नहीं यार, कैसे मेरी ही लाई मिठाई में मिर्ची आ गई। यार, तुझे इतना सिखा पढ़ा कर भेजा था कि कुछ भी मत खाना, फिर क्या जरूरत थी खाने की। समर्थ चिल्लाया। अबे तू चिल्ला मत, मेरी हालत खराब हो रही है मिर्ची से। छोड़ूंगा नहीं लड़कियों को, आज मैं बदला लेकर ही जाऊंगा, युग ने गुस्से में कहा। इतने में उसे सामने से आई हुई मीत और नंदिता दिखाई दी, जो उसकी ओर ही आ रही थी। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, फोन रखते हुए युग ने कहा। लगता है आपको मिठाई पसंद नहीं आई, शरारती मुस्कान के साथ मीत ने कहा। आपको भी खानी चाहिए थी, और अगर नहीं खा पाई तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगा। इस मिठाई का स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। मिर्ची की जलन को छुपाते हुए युग ने कहा। बिल्कुल खाऊंगी, क्यों नहीं खाऊंगी, लेकिन आप अपना कुछ सामान अंदर ही भूल आए थे। बहुत कीमती लगा तो मैंने सोचा आपको दे दूं, काम आएगा। कहते हुए मीत ने च्युइंगम युग के हाथ में थमा दिया। अगली बार थोड़ी तगड़ी योजना बनाकर आना, नंदिता ने कहा और मीत की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। युग चिढ़ गया। मीत और नंदिता वहां से मुस्कुराती हुई चली गईं। युग भी सभी के साथ अंदर आ गया। उन दोनों के चलने का वक्त हो गया था। युग की नजर जब भी मीत और नंदिता पर जाती, दोनों से हंसती हुई दिखाई देती, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता। थोड़ी देर बाद सभी चलने लगे। लड़की वाले लड़के वालों को शगुन पकड़ा रहे थे। तभी ताई जी ने मीत को आवाज दी। बेटा मीत, वह लड्डू वाली थाली लेकर आओ, गाड़ी में रखवानी है। लाई ताई जी, कहकर मीत लड्डू की थाली लेकर चल दी। युग के दिमाग में आइडिया आ गया। जैसे ही मीत आगे बढ़ी, युग ने धीरे से अपना पैर मीत के आगे कर दिया, जिससे मीत का पैर लड़खड़ा गया और लड्डुओं की थाली उसके हाथ से गिर गई। अरे बेटा, ये क्या सियापा कर दिया तुमने, शगुन के लड्डू थे, इसलिए तो तुमसे कहा था। अरे अरे, क्या कर दिया, ताई जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी ताई जी, वो मेरा पैर। मीत सकचा गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके हाथ से शगुन की थाली छूट गई। मीत को ऐसे देख युग के मन को शांति हुई और मन ही मन मुस्कुराने लगा। मैं साफ कर देती हूँ, कहकर जैसे ही मीत लड्डू को समेटने आगे बढ़ी, उसका पैर लड्डुओं पर फिसला और वह वहीं गिर गई। उसे जमीन पर गिरा देख युग जोर जोर से हंसने लगा। फिर सभी को अपनी तरफ घूरता देख वह चुप हो गया। अब उसके मन को तसल्ली मिल चुकी थी। कनिका के घर से युग जैसे ही वापस लौटा, उसने तुरंत समर्थ को फोन करके सारी बातें बता दी। तुझे मैं बता नहीं सकता वह सीन कितना सुखदायक था। वह जमीन पर फैली पड़ी, मजा ही आ गया देखकर। तेरे मजाक के चक्कर में उस लड़की को कहीं ज्यादा चोट ना लग गई हो, समर्थ पूछने लगा। अब इतनी जोर से भी नहीं गिरी थी और ना ही वह इतनी मोटी थी कि गिरते ही कद्दू की तरह फूट जाए।
बेफिक्री के अंदाज में युग ने कहा। अरे मोटी से याद आया यार, मेरा वेट बढ़ रहा है। जब से मुंबई से लौटा हूँ 5 किलो वजन बढ़ गया है मेरा। बहुत जल्दी थक जाता हूँ, नींद भी प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ। समर्थ ने अपनी समस्या बताई। तो यह सब मुझे क्यों बता रहा है? जाकर किसी डॉक्टर से बात कर। युग अभी भी अपनी जीत की खुशी में था। अब डॉक्टर के लिए मैं कोई मरीज नहीं हूँ। मेरा सीनियर है, उसकी वाइफ डॉक्टर है। उसने बताया कि उसकी वाइफ जिस हॉस्पिटल में बैठती है वहाँ एक न्यूट्रिशियन है, कोई शर्मा है। नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर पता नहीं क्या बताया था। उसने बताया उससे कंसल्ट करूं, वो अच्छी डाइट चार्ट बना देगी मेरे लिए। दिमाग पर जोर डालते हुए समर्थ ने कहा। अब ये डाइट साइट शादी के बाद शुरू करना। परसों शादी है और तू शादी में आ रहा है। युग ने उसे याद दिलाया। अरे पक्का आऊंगा यार। आज कौन सा दिन है? शनिवार। अरे यार, कमलेश भाई साहब ने आज ही मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स की थी न्यूट्रिशियन के साथ। अभी देख 2 बज रहा है, 4 बजे पहुंचता हूँ मैं वहां पर। घड़ी देखते हुए समर्थ ने कहा। मीत हॉस्पिटल आ चुकी थी। आज उसने दिन की शिफ्ट में काम नहीं किया था और शाम की शिफ्ट में क्लाइंट की भीड़ लगने वाली थी, इसलिए वह सारा काम हड़बड़ी में कर रही थी। और इसी हड़बड़ी में उसके हाथ में छोटी सी इंजरी हो गई। उसके बाएं हाथ में पानी से भरा जग गिर गया, जिससे उसके हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने तुरंत अपने हाथ में बैंडेज बांध ली थी। कनिका के फंक्शन के चक्कर में मैंने अपने काम की बैंड बजा ली। कितने क्लाइंट आकर लौट गए। मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि दिन की शिफ्ट में नहीं आऊंगी। ऊपर से हाथ में भी लग गई। आज का दिन ही खराब है। एक तो कनिका का ये देवर, उस बेवकूफ के चक्कर में मैंने इतना टाइम मेहंदी के फंक्शन में लगा दिया। ऊपर से लड्डू, पैर फिसल गए। अच्छा हुआ चोट नहीं लगी, वरना आज तो मेरा पैर गया था काम से। मीत बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ भी कहे, बहुत मजा आया मुझे, स्पेशली जब मिर्ची वाली मिठाई खाकर उसका मुंह जला ना, उसका चेहरा याद आ जाता है, तभी हंसी आ जाती है। नंदिता हंसते हुए बोली। और जब मैं गिर गई थी तब उसे भी तो कितनी हंसी आ रही थी, मुंह बनाते हुए मीत ने कहा। हंस तो वो ऐसे ही रहा था जैसे उसने ही तुझे गिराया था, एकदम से। अभी सच में तो नहीं उसने तुझे गिराया हो, नंदिता ने एकदम से कहा। हो सकता है, क्योंकि मेरा पैर अटक गया था। वहां तो कुछ था भी नहीं, कुछ चीज जमीन पर पड़ी भी नहीं थी। मीत भी याद करने लगी। इतने में चपरासी ने आकर बताया कि बाहर क्लाइंट आए हुए हैं। कौन सा नंबर चल रहा है? मीत ने पूछा। 17, चपरासी ने कहा। ठीक है, उनको अंदर भेज दो। नंदिता, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले मैं अपना काम कर लूं। हाँ, मैं भी देखूं क्या हो रहा है मेरे डिपार्टमेंट में। कहते हुए नंदिता बाहर चली गई और मीत का क्लाइंट अंदर आया। उसने दरवाजे पर नॉक किया। मीत ने अपना नाम प्लेट सीधा किया जिस पर लिखा था मीतिका शर्मा। मे आई कमेंट, डॉक्टर शर्मा? बाहर से आवाज आई। यस, मीत ने कहा। मीत क्लाइंट लिस्ट चेक कर रही थी। उसकी उंगली 17 नंबर पर रुकी। उसने नाम पढ़ा। नंबर 17, समर्थ सिंह। जी डॉक्टर, मैं ही हूँ समर्थ सिंह। डॉक्टर सेन ने आपको बताया होगा। अंदर आया वह क्लाइंट बोल उठा। वह कोई और नहीं, समर्थ था। उसकी आवाज सुन मीत ने उसे देखा और उसने मीत को। एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक गए। आप तो वही है ना जो उस दिन? आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, उस दिन मेरी वजह से आपको चोट लग गई। मैं बहुत जल्दी में था, वरना मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता। समर्थ के चेहरे पर पछतावा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। बाय द वे, आप बताएंगे आपकी प्रॉब्लम क्या है? मीत ने बात को प्रोफेशनली घुमाया। मैंने थोड़ा वेट इंक्रीज कर लिया है, स्लीप सर्कल भी बिगड़ा हुआ है। समर्थ ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। आप सुबह से शाम तक क्या खाते हैं और मोस्टली किन चीज़ों को खाते हैं, मुझे बताइएगा। मीत अपना हाथ टेबल पर रखा और नोटपैड निकालकर नोट करने लगी। समर्थ की निगाह मीत की बैंडेज पर गई। अरे मैम, आपको तो बहुत चोट लगी है। आपने तो कहा था कि आप ठीक हैं। आपके तो हाथ में बैंडेज बंधी हुई है। रियली मैम, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन मेरी गलती की वजह से आपको चोट लग गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। समर्थ उस चोट की वजह एक्सीडेंट समझ रहा था। नो नो, इट्स ओके, ये तो मुझे ऐसे ही लग गई। मीत ने असली वजह बतानी चाहिए, मगर समर्थ बीच में ही बोल पड़ा। मुझे तो गिल्ट उसी दिन से हो रहा था, लेकिन आज आपकी चोट को देखकर मुझे और गिल्ट हो रहा है। मैंने आज तक मक्खी तक नहीं मारी
और बताइए, मेरे हाथ से इतनी चोट लगी आपके। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मुझे थोड़ी देर रुककर आपसे बात करनी चाहिए थी। आपको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। समर्थ की बातें सुन मीत को अब हंसी आने लगी थी। उसने भी अब ज़्यादा सफाई देना जरूरी नहीं समझा। कोई बात नहीं मिस्टर सिंह, ये ठीक हो जाएगी। फिलहाल आप अपना डाइट चार्ट फॉलो करिए। मीत ने बात को फिर बदला। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, मेरा गिल्ट कम नहीं होगा। मैम, आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े, आप बस एक फ़ोन कर दीजिएगा मुझे। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। समर्थ की सुई अभी भी उसी चोट पर अटकी हुई थी। जी ठीक है, कोई भी काम होगा मैं आपको बताऊंगी। आप नेक्स्ट संडे मुझे फिर मिलने आइएगा। तो थोड़ा परहेज करिए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। एक एलर्जी टेस्ट और आप करा लीजिए। कभी कभी किसी खास फूड की एलर्जी की वजह से भी वजन बढ़ने लगता है। मीत का पूरा ध्यान अपने काम पर था और समर्थ का इसके हाथ पर। वंस अगेन सॉरी मैम उस दिन के लिए। समर्थ ने एक बार फिर माफ़ी मांगी। मितिका शर्मा नाम है मेरा। मैम मत बुलाइए मुझे प्लीज़। डाइट चार्ट समर्थ को सौंपते हुए मीत ने कहा। ओके डॉक्टर शर्मा, मैं संडे को फिर आता हूँ। कहते हुए समर्थ केबिन से बाहर निकल गया और जाने से पहले एक बार फिर उसने सॉरी बोला। उसके जाते ही मीत हंसने लगी। सॉरी बोल रहा था या बेच रहा था? जब तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा, इसकी सॉरी मुझे पागल कर देगी। हे भगवान, जल्दी से इसका वजन कम हो और ये मेरा पीछा छोड़े। मुस्कुराकर मीत अपने काम में वापस लग गई। उसे नहीं पता था कि ये छोटी छोटी मुलाकातें उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली हैं। मीत से इस मुलाकात के बाद समर्थ ने तुरंत युग को फोन मिलाया। अरे यार सुन, वह लड़की मुझे आज फिर मिली। उत्साहित होते हुए समर्थ ने कहा। अरे वाह, कब मिली? कैसे मिली? कहाँ मिली? क्यों मिली? युग उछला। वहीं अस्पताल में मिली। जिस न्यूट्रिशियन शर्मा के पास मैं गया था, वह कोई और नहीं, वही लड़की थी। समर्थ की आवाज में एक उत्साह था। अरे वाह, फिर तो तुझे तेरी सीक्रेट शहजादी मिल गई। अब तो हम लोग शादी की तैयारी शुरू कर दें। युग चहक उठा। शादी की तैयारी? अबे दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? समर्थ ने उसे डांटा। अरे तुझे तेरी वह सीक्रेट शहजादी मिल गई जिसे तू पिछले 3 सालों से ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से तूने ना जाने कितने रिश्तों को ठुकराया है। शादी नहीं की, जवानी और बुढ़ापे की दहलीज के बीच में आ गया है। अब जब वह तुझे मिल रही है तो तुझे शादी भी नहीं करनी? शिकायती लहजे में युग ने कहा। मेरी नज़र के तीर तेरे चेहरे से गुजर जाएं। हम इतने खुशनसीब कहाँ जो ऐसी हंसी नासे हमारे साथ हो जाएं। चिर परिचित अंदाज में समर्थ ने कहा। मतलब? युग हमेशा की तरह सोच में पड़ गया। मतलब तू नहीं समझेगा। फिलहाल इतना समझ कि वह वो लड़की नहीं जिसे मैं ढूंढ रहा। ये वो लड़की है जिसका एक्सीडेंट मुझसे हो गया था। युग की गलत फहमी दूर करते हुए समर्थ ने कहा। ओह ये बात है। मगर तू एक्साइटेड तो ऐसे था जैसे वो मिल गई हो। युग हंसा। हाय, तब तो कयामत ही हो गई। समर्थ उस अनजान लड़की के ख्याल में खो गया। वैसे तुझे लगता है कि वह तुझे मिलेगी? आई मीन, पिछले 3 सालों से तूने उसे सिर्फ 5 बार देखा है, वह भी कुछ सेकंड के लिए। क्या पता अब तक तो उसकी शादी हो गई हो, और नहीं भी हुई होगी तो क्या गारंटी है कि वह तुझे पसंद कर लेगी? तुझे नहीं लगता कि तू अपनी जिंदगी के साथ कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहा है? नाम तक नहीं जानता तो उसका, और प्यार के कसीदे पढ़ता रहता है। तुझे आइडिया भी है तूने कितने रिश्ते ठुकराए हैं? थोड़ा प्रैक्टिकल हो जा यार। उस लड़की को भूल, आगे बढ़। अगर तुम दोनों की किस्मत एक साथ होगी तो वह तुझे मिलेगी, वरना वह तेरे सामने से आकर भी चली जाएगी। युग का स्वर शिकायत और आग्रह भरा था। उसकी बात सुन समर्थ के चेहरे पर दर्द की एक रेखा उभर आई। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए युग की बात का जवाब दिया। किसी ने लिखा है, ना आवाज है ना ही सुनने वाला। काश मैं शब्दों में अपना प्यार लिखता। कैसे किया था तुमने वो इजहार लिखता। थामा था जो हाथ तुम्हारा अपने हाथों में मैंने। हो सकता तो वो किस्सा मैं 100 बार लिखता। तुम और तुम्हारी शेरो शायरी। बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे दुनिया के तमाम शायरों की गज़लें और नज़में याद हो गई हैं। आई होप इस साल वह तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम्हारी दर्द भरी शायरी मोहब्बत की शायरी में तब्दील हो जाए और तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हो। युग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इंतज़ार बहुत ही प्यारा शब्द है। अपने आप में ही कितनी उम्मीदें और कितने सपने समेटे हैं। समर्थ हल्का सा मुस्कुराया। और ये सब एक तरफा है।
इंतजार तभी प्यारा हो सकता है जब सामने वाले को भी पता हो कि कोई इतने जुनून से उसका इंतजार कर रहा है, वरना ये उम्मीदें और सपने सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही देंगी। युग का लहजा बहुत सख्त था। चल ठीक है, फिर देखते हैं कि मेरे इंतजार का अंत होता है या मेरी उम्मीदों का। समर्थ ने गहरी सांस ली और पहली मुलाकात की याद में खो गया, जहां उसने उस अजनबी लड़की को देखा था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।